इस कार्यक्रम में हमारे पूर्व सांसद आदरणीय स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी, पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय पवन मोदी जी, पार्टी के जिला महामंत्री आदरणीय बलवंत सिंह जी पिराना, हमारे पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष आदरणीय गोविंद राम जी सैनी और पार्टी के जिला महामंत्री संजय जी सैनी, आदरणीय डॉक्टर DN रणवा जी। और 17 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी राजस्थान को और सौगात देने के लिए जयपुर पधार रहे हैं। पिछले दिसंबर 2023 में प्रदेश की जनता का मतरूपी आशीर्वाद मिला और भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का अवसर मिला। माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ और गठन के साथ ही जिस तेजी के साथ राजस्थान के विकास के लिए सरकार ने प्रयास शुरू किए, उसमें राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या पेयजल और सिंचाई के जल की थी। उसके लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ नर्मदा जल का समझौता हुआ और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 23 जिलों की पेयजल समस्या और सिंचाई की समस्या के समाधान वाली एकीकृत ERCP परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही हरियाणा के साथ लंबे समय से लंबित यमुना जल के समझौते को लेकर समझौता हुआ और समझौते के साथ ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी समस्त राजनीतिक दलों ने एक सुर में उस समझौते का विरोध किया और अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सहित कम्युनिस्टों सहित जितने भी राजनीतिक दल हरियाणा में हैं, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को प्रमुखता से अंकित किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो राजस्थान के साथ किए गए यमुना जल समझौते को निरस्त कर देंगे। यमुना का एक बूंद जल राजस्थान को नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हरियाणा के समस्त मतदाताओं को और विशेष रूप से किसान मतदाताओं को, जिन्होंने राजस्थान की इस पीड़ा को समझा और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन देकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और पुराने हिसाब से हमारे 3 जिले चूरू, सीकर और झुंझुनू और अब चौथा नीमका थाना के जिलों की पेयजल समस्या और कुछ क्षेत्र की सिंचाई की समस्या के लिए यमुना का जल इस धरा पर लाने के मार्ग को प्रस्तुत किया, जिसकी DPR लगभग तैयार हो चुकी है और आने वाले 2025 में उसे मूर्त रूप देने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 साल 2018 से 2023 में हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, पेपर चोरी या पेपर डकैती करके करोड़ों रुपए में बेचा गया, अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं न्यायालय के स्थगन आदेशों में जाकर फंस गई। राजस्थान सरकार ने पिछले 1 साल में जो 2-3 प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बिना किसी विघ्न के संपन्न करवाई और आने वाले समय के लिए भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और पूरे 5 साल में प्रदेश के युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में 7 लाख रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। और इसी के तहत जो राज्य सरकारें सामान्यतः अपने कार्यकाल के अंतिम साल में निवेशकों को आमंत्रित करती थी, राजस्थान सरकार ने अपने पहले साल में ही निवेशकों को आमंत्रित किया ताकि
जितने भी निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हों, जितने समझौता पत्रों का हस्ताक्षर हों, उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार को 4 साल का समय मिल सके। हमने रिप्स 2024 जारी करने के साथ ही उसके नियम कायदे जारी कर दिए और उद्योगों से संबंधित हमारी जितनी नीतियां, जितनी पॉलिसियां थी, उन सबको संशोधित करके सरलीकृत किया है। और देश के विभिन्न प्रांतों के निवेशकों के साथ साथ विदेशों में हमारे जो प्रवासी भाई रहते हैं, उनके लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, ताकि उन्हें अपने प्रस्तावों का क्रियान्वयन करने में सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और उसके साथ ही राजस्थान सरकार इस बात को लेकर भी कृत संकल्पित है कि निवेशकों को अगर हमारी नीतियों से किसी प्रकार के नियम कायदे की कोई अड़चन महसूस होगी और वो सकारात्मक सुझाव देंगे कि हमारा इस वजह से परेशानी आ रही है, तो सरकार उन नियम कायदों को संशोधित करने में और जो रोड़े किसी रूप में अगर हैं तो उनको दूर करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। इसके अलावा सामान्यतः राज्य सरकारें अपने कार्यकाल के अंतिम साल में जिस प्रकार का बजट पेश करती हैं, राजस्थान सरकार ने अपने पहले साल में ही वैसा बजट प्रस्तुत किया। उस बजट के क्रियान्वयन के लिए प्रभारी मंत्रियों को और प्रभारी सचिवों को लगातार संबंधित जिलों के दौरे पर भेजा गया। कहीं भू आवंटन का मामला था तो उसको निपटाया गया, कहीं डीपीआर बननी थी या कोई दूसरे काम होने थे उनको करके, और 2024-25 के बजट में जितनी घोषणाएं थी उनको धरातल पर सरलता से उतारने का मार्ग प्रस्तुत किया है। और निश्चित रूप से 2024-25 के बजट में जितनी बजट घोषणाएं थी वो सारी की सारी आने वाले समय में धरातल को उतरकर राजस्थान के विकास में एक नया आयाम स्थापित करने में कामयाब होंगी। और जब राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो लगभग 35 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, 2025 से उनको धरातल को उतारने का कार्य शुरू होगा, तो आने वाले 2-3 साल में राजस्थान की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राजस्थान विकासशील प्रदेश से की श्रेणी से निकलकर एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में शुमार होगा। तो निश्चित रूप से विकसित राजस्थान विकसित भारत का अंग बनकर 2047 के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको पूरा करने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ेगी। निकाय चुनावों की तारीख को लेकर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आप जनपद कुछ कार्य योजना सरकार की है, क्या कहना चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का एक स्वप्न था, एक देश एक चुनाव, और उसी के अंतर्गत राजस्थान प्रदेश ने भी एक राज्य एक चुनाव का विचार शुरू किया था। और हम स्थानीय निकायों के माध्यम से इस एक राज्य एक चुनाव के स्वप्न को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम हमारे विधिवेत्ताओं से राय मशवरा करके और इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और 2025 में आपको इसका सुखद परिणाम देखने को मिल जाएगा। शेखावाटी में हाल ही में रडमल सिंह जी, जो कि पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, का देहांत हो चुका है। राजनीतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, रडमल सिंह जी ने यहाँ बचपन और युवावस्था में स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी और भारतीय सेना से वापस आकर उन्होंने शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं दी। और शिक्षा जगत में सेवा देने के बाद वो राजनीतिक क्षेत्र में आए। लंबे समय वो पंचायत समिति के प्रधान रहे। सीकर से 1977 में विधायक रहे। वो इतने कर्मठ थे कि अभी 102 साल की उम्र में उनका देहांत हुआ है, लेकिन 98-99 साल की उम्र तक भी
वो अपने खेती किसानी के साथ साथ समाज सेवा के काम को भी यथावत पूर्ण करते थे। मुझे याद आता है 98 में अपना एक कार्यक्रम था, तो उसमें जब वो भाग लेने के लिए आए तो बाजरे के खेत में आधा बीघा की लावनी करने के बाद कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, और बाजरे में जो कूकू लगती है वो उनके पूरे शरीर पे लगी हुई थी। तो रडमल सिंह जी जैसा कर्मठ और एक सामाजिक रूप से इतने जानकारी उनको थी कि पूरे शेखावाटी क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्रों के बारे में भी उन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। उनके जाने से समाज को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। ऐसा कर्मठ योद्धा इस क्षेत्र को और समाज को मिलना थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन प्रकृति निश्चित रूप से उनका कोई न कोई विकल्प उनके सानिध्य में रहे किसी व्यक्ति को तैयार करें। तो अब सीकर के मास्टर प्लान को लागू करने में क्यों देरी हो रही है क्या? सीकर के मास्टर प्लान में कुछ कमियां खामियां थी, उनको सुधार करने के लिए मास्टर प्लान विधिक राय लेने के लिए विधि विभाग में गया हुआ है। शायद 2-5 दिन में विधिक राय आने के बाद हम उसमें जो कुछ सुधार करना है वो करके और मास्टर प्लान को जारी कर देंगे। कब तक जारी होने की संभावना है? संभावना तो 2024 की है, ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी 25 मान लो। सर, आपने विधानसभा में कहा था कि कुछ जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने मिलकर पुराने मास्टर प्लान के साथ छेड़छाड़ की है। जांच में कोई नाम सामने आया है क्या? अब वो आप सबको पता है, मुझे ही पता है, लेकिन हमें उसको सुधार करना है, इसलिए विगत में हमको नहीं जाना। सर, एक आपके मंत्री बनते ही सीकर की जनता में उम्मीद जगी थी कि सीकर नगर निगम बनेगा, लेकिन पिछले 1 साल से सीकर की उम्मीदें टूट रही हैं। अभी हम नगर परिषद का सीमा विस्तार कर रहे हैं, और जब नगर निगम लायक आबादी हो जाएगी तो सीकर निश्चित रूप से नगर निगम बनेगा। तो दूसरे जिले जो नगर निगम बने उनसे कहीं ज़्यादा आबादी है सीकर की। क्योंकि ये मेरा गृह जिला था, तो लोग अगर मैं सबसे पहले सीकर को नगर निगम बनाता तो वो कहता खुद का काम कर लिया और हमको छोड़ दिया। इसलिए पहले दूसरों का काम करेंगे, उसके बाद हम हमारा काम करेंगे। एक तो पिछली सरकार के समय सरकार ने कहा था कि संविदा पे हम भर्ती नहीं करेंगे। अभी जो सरकार में भर्तियां हो रही हैं, जैसे आपके खुद के विभाग में होगी, सफाई कर्मचारियों की भर्ती होगी, वो संविदा पे होगी। चिकित्सा विभाग में जो भर्तियां हो रही है वो संविदा पे हो रही हैं। नहीं, चिकित्सा विभाग में भी संविदा पे था, उनको नियमित भी किया है। कि वो सब अभी पिछली सरकार की भर्ती थी, आपके समय अभी निकली है 8000। संविदा पे उन्होंने की थी, हमने तो उनको नियमित किया है। नहीं, वो तो और सफाई भर्ती में अभी उन्होंने कर दिया। सफाई भर्ती में सबसे पहले सफाई कर्मियों की जो यूनियन हैं और वाल्मीकि समाज के जो संगठन है, उनकी मांग के आधार पर हमने अनुभव का क्लॉज जोड़ा था, जबकि मैंने उन्हें मना किया था। अब वो ये कहते हैं कि साहब आप इस कार्य अनुभव वाले प्रावधान को हटाइए। अब कार्य अनुभव वाले प्रावधान को हटाने के बाद वही लोग आए जो वास्तव में सफाई करने के इच्छुक हैं। इसके लिए अब हमने ये तय किया है कि हमारे पास 2 विकल्प हैं। उनका सुझाव तो वाल्मीकि समाज का और वाल्मीकि सफाई कर्मचारी यूनियन का सुझाव तो ये है कि साहब आप 2 साल के लिए संविदा पे नियुक्त करें और हर तीसरे महीने उनकी समीक्षा करें। जो वास्तव में सही सफाई का काम करे उसे आगे भेज दें, और जो काम सही तरीके से नहीं करे उसे घर भेजकर रिजर्व लिस्ट में से दूसरे को लें। अब या तो हम संविदा पे लेंगे या हम 2 साल के प्रोबेशन काल पे भर्ती करेंगे, और हर 2 महीने में या 3 महीने में उनके काम की समीक्षा करेंगे। जो अच्छी तरह से काम करेगा वो आगे समयवर्ती करवाता चला जाएगा और 2 साल बाद नियमित हो जाएगा, और जो सही तरीके से सफाई का काम नहीं करेगा उसको रवानगी देकर रिजर्व लिस्ट में सफाई कर्मी भर्ती। भाजपा की सरकार थी, आप जिलाध्यक्ष थे, आपने कार्यकर्ताओं की आवाज उठाई थी कि कार्यकर्ताओं को, सभी कार्यकर्ताओं को सब राजनीतिक नियुक्ति नहीं मिली है। ये आपकी बात सही है, और 2025 में ये भी आप देखना शुरू कर देंगे कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त होते होते
आपकी शिकायत को भी दूर कर दिया जाएगा। पूर्व सांसद सीकर के जो हैं उनके अथक प्रयासों के बाद एक सर्वे हुआ था, खंडेला में अपार यूरेनियम भी मिला था। वो यूरेनियम वाला काम कहाँ तक राजस्थान सरकार आगे ले पाई है? देखिए, उसके लिए आपको सबसे पहले 2013 में जाना पड़ेगा। 2013 में उस समय की सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी का गोवा अधिवेशन हुआ था और भारतीय जनता पार्टी के गोवा अधिवेशन में कुछ संकल्प पारित किए गए थे। उनमें से कुछ संकल्प थे कि हर खेत को सिंचाई योग्य जल उपलब्ध हो, हर हाथ को उसकी योग्यता के अनुसार काम उपलब्ध हो। उसके तुरंत बाद उस समय की केंद्र सरकार ने एक नया कानून पारित किया था। हिंदी में है पुनर्वास एवं भूमि अधिग्रहण कानून 2013। अंग्रेजी में उसका नाम है रिहेबिलिटेशन एंड लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013। उसमें एक प्रावधान है कि आप, क्योंकि यूरेनियम के लिए एक पूरा का पूरा गांव शिफ्ट होना है, उसमें एक प्रावधान है कि उसमें जितने हितधारी हैं, जो जमीन आप अधिग्रहित करने जा रहे हो उसमें जितनों का हित है, उसमें से 80% से अधिक, यानी 100 में से 81 व्यक्ति अगर सहमत नहीं हो तो आप भूमि अधिग्रहण नहीं कर सकते। अब आपका अगला प्रश्न यह हो सकता है कि आपको 10 साल हो गए, आपने क्या कर लिया? राज्यसभा में हमारे पास बहुमत नहीं था, 2 बार हमने ऑर्डिनेंस जारी किया, लोकसभा में संशोधन पारित करवाया 80% से अधिक वाले प्रावधान को उठाने का, लेकिन राज्यसभा में वो संशोधन गिर गया। अब जैसे ही हमारा बहुमत होगा हम इसको संशोधित करेंगे और उसके बाद देश के विकास को एक नई गति देने में, और जो नदियों को आपस में जोड़ने का भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्वप्न था, उसको भी पूरा करने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल है। शेखावाटी के लोगों को काफ़ी टाइम से उम्मीद है पीने का पानी मिलेगा। आपने कहा डीपीआर भी बन गई, जल्द काम भी शुरू हो जाएगा। अब आप क्या मानते हैं कि कितने दिनों में इनकी उम्मीद पूरी हो जाएगी? साल, 1.5 साल, 2 साल, क्या मानते हैं? देखिए, डीपीआर स्वीकृत हो गई, अब टेंडर होंगे, उसका तकमीना बनेगा, तकमीने के बाद टेंडर बनेगा, और उम्मीद यही करते हैं कि 2025 में शुरुआत होकर हमने इस दिशा में 2 दिशाओं में हमारा काम चल रहा है। हमें ये पता है कि हरियाणा में जो 4 पाइपलाइन डलनी है भूमिगत, एक हरियाणा के लिए और 3 राजस्थान के लिए, जो एक चूरू में आएगी, एक झुंझुनू में आएगी और एक सीकर नीमका थाना के लिए। हम ये मानकर चल रहे हैं कि हम हरियाणा का भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी दल शायद कहीं न कहीं इसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है। उसके विकल्प के लिए राजस्थान सरकार ने रेलवे के साथ और NHAI के साथ 2 बार मीटिंग कर चुके हैं कि अगर ऐसी कोई बाधा उत्पन्न हुई, इस प्रकार का कोई विरोध प्रकट हुआ, तो NHAI के बगल में जो खाली ज़मीन है उसमें से, या रेलवे के बगल में जो खाली ज़मीन है उसमें से पाइपलाइन डालकर निर्बाध रूप से 3 पाइपलाइन राजस्थान में आ सके। दोनों में से जो भी, अगर जैसे ही डीपीआर बन के टेंडर होंगे, उसका तकमीना बनेगा, तकमीने के बाद जब टेंडर होंगे, अगर विरोध के सुर उठेंगे तब तो इस दिशा में काम करेंगे, विरोध के सुर नहीं उठेंगे तब सीधा किसानों से बात करके उनकी फसल का कोई नुकसान होगा उसका मुआवजा देते हुए पाइपलाइन चूरू, झुंझुनू और सीकर नीमका थाना के लिए आने वाले 2-2.5 साल में सफलता प्राप्त करेंगे। सीकर में कोई सरकारी कॉलोनी बसाने का भी विचार है या? भूमाफिया के बारे में तो आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो? हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे जितने भी नगर निकाय हैं वो इस दिशा में काम करें, और हम जितने भी बड़े हमारे नगर निकाय हैं, वहाँ जैसे जयपुर में, जोधपुर में बड़ी जगह हमने प्रयास शुरू कर दिया है नई कॉलोनी विकसित करने का और लैंड बैंक बनाने का। लैंड बैंक में हम किसानों से
आपसी बातचीत के जरिए भूमि अधिग्रहण करके उनको 25% विकसित जमीन वहीं देने का कार्य योजना बना रहे हैं। ये बाकी जगह भी हम प्रयास करें और जहाँ जहाँ संभव होगा हम जितने नगर निकाय हैं उनमें सरकार के स्तर पर, निकाय के स्तर पर नियोजित तरीके से आवासीय योजनाएं बने और उचित दर पर आम आदमी को उनका आवंटन लाठी के जरिए या दूसरे किसी प्रारूप से हो सके। सर, बजट में सीकर संभाग में एक बालिका कन्या अकेडमी की घोषणा हुई थी। मुख्यालय के हिसाब से सीकर में खुलनी चाहिए थी, लेकिन वो अब चूरू चली गई ताल छापर में। कहा ही जा रहा है कि चूरू के जो प्रभावशाली राजनेता हैं वो पहले मेडिकल कॉलेज ले गए और अब वो सैन्य अकेडमी ले गए। देखे ले गए तो सीकर में मेडिकल कॉलेज भी आया था और आपकी सैन्य अकादमी भी आई थी। अब आगे भी ताल छापर भी हमारे राजस्थान का हिस्सा है। फिर भी सीकर का तो समय के हक नहीं मारा जाता, प्रदेश का हक होता। अगर हम इसमें फिर गांव बात शहरों की आ जाएगी, फिर गांव की आ जाएगी, फिर ढाणियों की आ जाएगी। हमें अखंड भारत, अखंड राजस्थान को सोचकर आगे की कार्य योजना बनानी। चूरू, झुंझुनू, सीकर, नीमका थाना शीघ्र ही यमुना का जल पेयजल के रूप के साथ साथ सिंचाई के लिए उपलब्ध होना का कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसलिए हमारे सीकर जिले के सभी आमजनों से हमारा निवेदन है कि कल 17 दिसंबर को भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जयपुर पधार रहे हैं, जिसमें वो ERCP का शिलान्यास करेंगे। और हम जितनी ज़्यादा संख्या में प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में पहुंचेंगे, उतने ही जल्दी सीकर जिले को यमुना का पेयजल उपलब्ध होने की सुनिश्चितता बनेगी। मेरा सभी से हाथ जोड़कर आग्रह है कि कृपया कल जयपुर पधार कर प्रधानमंत्री जी के सभा को सफल बनाएं, ताकि सीकर जिले को यमुना का जल भारत सरकार के सहयोग से जल्द दिलाने में हम कामयाबी हासिल कर पाएंगे। साहब, कांग्रेस का आरोप है कि राजस्थान के नाम पर कुछ नहीं किया गया, सिर्फ महंगी होटलों में नाच गाने किए गए, इसके अलावा कुछ नहीं किया गया सरकार की ओर से। गत सरकार ने जिस कार्यक्रम के निमित्त जितना खर्चा किया था उससे कम खर्चा वर्तमान सरकार ने किया है। गत सरकार ने रिप्स 2023 तो जारी कर दी थी 22, लेकिन उसके नियम कायदे जारी नहीं कर पाए थे। और ये सही है कि उनके कालखंड में जो जितने निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे वो 5-7% ही धरातल पर उतरे हैं। लेकिन हमारे राइजिंग राजस्थान के ग्लोबल समिट में जितने निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, लगभग संपूर्ण हमारे 4 साल के कार्यकाल में धरातल पर उतरकर प्रदेश के विकास को गति देने में और प्रदेश को आर्थिक रूप से मजबूत करने में निश्चित रूप से सफल होंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। सब कांग्रेस का ये भी आरोप है कि 23 जिलों को पेयजल और सिंचाई का जल उपलब्ध कराने का कार्यक्रम का शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। अगर वो बेतुका कार्यक्रम है तो फिर राजस्थान के लिए और क्या चाहते हो हमसे।